देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारत को आजादी मिले 75 बरस हो गए हैं। इन 75 वर्षों में हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर उभरा है। भारत को ये पहचान दिलाने में संविधान ने कलीदी रोल अदा किया। हमारे मुल्क के संविधान की रूह जिन उसूलों पर तश्कील दी गई, वही उसूल इस मुल्क के इत्तेहाद और खुशहाली का सबब हैं। सबको बराबरी का हक और सबके मज़ाहिब की इज्जत और एहतराम इस संविधान का अहम हिस्सा है। संविधान को ये उसूल देने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने न सिर्फ मुल्क को आज़ादी दिलाई, बल्कि मुस्तकबिल में एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क किन बुनियादी उसूलों पर आगे का सफ़र तय करेगा, इसकी भी समझ और सोच अता की, जिसका अक्स हमारे आइन में रोज़ रोशन की तरह नज़र आता है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के आइन की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया। हालांकि ना ही वो आइन के बनाने में शामिल थे और ना ही कानून साज असेंबली के मेंबर, लेकिन असेंबली के अराकीन पर गांधी जी के ख्यालात का गहरा असर था। लिहाजा जब भारत का संविधान तश्कील पा रहा था, तो उस वक्त महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल किया गया, जिसे गांधीयन पॉलिसी भी कहा गया। गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तान में सबको बराबरी का हक हासिल हो, चाहे समाजी मैदान हो, सियासी हो या इक्तिसादी। इसके अलावा वो भारत के संविधान में निचली जात, खवातीन और अक़लियतों के लिए खुसूसी दर्जा चाहते थे, जिसकी वजह से संविधान में इन सभी के लिए खुसूसी प्रोविजंस रखे गए। गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान में गांव का इंतजाम गांव वालों के ही हाथ में होना चाहिए, ताकि वो अपने मसले मसाइल खुद हल कर सकें। लिहाजा गांधी जी की इसी सोच के पेश नज़र संविधान में पंचायती राज कानून को जगह दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज की बेहतरी में जो भी प्रोविजंस हमारे कानून का हिस्सा बने, वो सभी महात्मा गांधी की सोच से मुताबिकत रखते हैं। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है गांधीज रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। बेहद सादा लिबास पहनने वाले गांधी जी ने समाज, देश और सिस्टम के लिए अपने सादा नज़रियात पेश किए, लेकिन उनके उन सादा नज़रियात को अपनाकर कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। गांधी जी के नज़रियात से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुतासिर हुए। सत्य और अहिंसा की सियासत की ज़रूरत को आज भी दुनिया के लिए ज़रूरी माना जाता है। ग्रामोदय, ग्राम स्वराज और स्वच्छता पर गांधी जी के विचारों ने आज़ाद भारत के आइन पर भी अपनी छाप छोड़ी। गांधी जी की उस तासीर को और गांधी जी के उस असर को आज समझने के लिए ज़रूरत है, और आज उसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं गांधी पीस फाउंडेशन के सदर जनाब कुमार प्रशांत साहब। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं रिटायर्ड प्रोफेसर जनाब सुब्रत मुखर्जी साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल मुखर्जी सर से। जब बात करते हैं मुल्क के आइन की, मुल्क के संविधान की, जिसके तहत हमारा पूरा मुल्क आज यहाँ इस मुकाम पर है, इसके सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? देखिए, पहले संविधान क्या है इसका देखें। संविधान का एक डेफिनेशन हम बोलते हैं पावर मैप। इससे पूरा जो देश किस तरह चलेगा, लोगों का संबंध एक के दूसरे के साथ, राजनीतिक प्रक्रिया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आप जितने सारे ये सारे विषय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा जाता है, और उसी के साथ पूरा देश का सारा प्रक्रिया शुरू होता है और वही चलता है।
पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, जो संविधान का जो पूरा चर्चा ये 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। अमेरिका में जो संविधान बना, और उसके बाद एक पूरा प्रक्रिया यही था कि कोई भी अच्छा स्वाधीन देश हो, अच्छा देश हो, उसका एक संविधान जो होगा उसमें लोगों का जो अधिकार है वो पूरा लिखा जाएगा, और सरकार क्या क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है इसके विषय पे पूरा डाला जाता है। अब हिंदुस्तान के बारे में आप देखेंगे ये प्रक्रिया कब शुरू हुआ। मैं कहूँगा पहले देखिए, हमारे देश में सामाजिक चिंता पहले आई, राजनीतिक चिंता बाद में आई। अब आप देखेंगे जो 20th सेंचुरी का पहले जो दशक था, उस समय लोगों का जो पूरा जो विषय पर तर्क वितर्क होता था वो है जो हिंदुस्तान नेशन है या नहीं। और इसमें मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, जो चर्चा मैगजीनी का चर्चा बहुत होता था, उसमें गांधी जी का भी काफ़ी जिक्र है मैगजीनी के ऊपर। लाजपत राय और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किताब लिखी नेशन इन मेकिंग जी। तो हिंदुस्तान कितना नेशन है या नहीं इसके ऊपर भी चर्चा होती थी। पर अब जो गांधी जी के संदर्भ में जब आते हैं, जब वो पूरा साउथ अफ्रीका से आके हिंदुस्तान में रहने लगे, और वो पूरा जो चंपारण आप जानते ही हैं, अहमदाबाद जानते हैं, खेदा मूवमेंट बाद में पटेल का हुआ, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने पहले एक चर्चा किया जो हिंदुस्तान को उन्होंने अच्छी तरह जानने की कोशिश की, और इसमें गोखले जी का भी काफ़ी अवदान था। और उसके बाद जब वो कांग्रेस का पूरा अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गए, तो उन्होंने एक पहला संविधान कांग्रेस पार्टी का बनाया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का पहले प्री गांधीयन पीरियड हम देखें तो कांग्रेस का कोई खास संविधान था नहीं, कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं था, और एक तरह का जैसे अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 डे तमाशा, जो आपका जो एनुअल जब मीटिंग होता था उसी में जो ज़्यादा काफ़ी अमीर लॉयर्स पार्टिसिपेट करते थे, और कुछ ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पास नहीं था। गांधी जी का सबसे पहला जो अवदान हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें हर साल चुनाव प्रक्रिया खाली प्रेसिडेंट का नहीं, एकदम डिस्ट्रिक्ट के नीचे लेवल से ऊपर तक चुनाव का प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया। यानी सबसे पहले अपने दल से उन्होंने शुरुआत की, अपनी पार्टी से शुरुआत करी कि यहाँ पर भी एक संविधान होना चाहिए। और मैं अब प्रशांत जी से पूछना चाहूंगा कि वो दल के लिए एक संविधान था, और उससे एक बड़ा एक मसला था देश के लिए संविधान। गांधी जी उस वक्त नहीं थे जब संविधान लागू हुआ, लेकिन गांधी जी के असरात कितने थे? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि चर्चा इस तरह से शुरू की जाए कि संविधान दरअसल में होता क्या है। संविधान शब्द अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि वो विधान जो तुम्हारे संग चलता है उसको संविधान कहते हैं। वो विधान नहीं जिसको तुम अपनी सुविधा से चलाते हो और अपनी सुविधा से छोड़ देते हो। जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है वो संविधान है। तो जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और गांधी जी ने उसकी बागडोर संभाली, तब से भारत में संविधान की चर्चा चल रही है। गांधी जी ने एक अपने लिए भी संविधान बनाया जिसको हम लोग हिंद स्वराज्य के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के दौर में उन्होंने लिखा। जब वो इंग्लैंड से पानी के जहाज़ से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो वहाँ से बैठकर उन्होंने एक संविधान लिखा। वो संविधान उस अर्थ में नहीं है कि कानून बने हैं, लेकिन एक ढांचा भारत का कैसा बनेगा इसकी एक कल्पना उन्होंने हमारे सामने रखी। उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ी और संघर्ष आगे बढ़ा अंग्रेज़ों के साथ, वैसे वैसे संविधान की बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई। और फिर मोतीलाल नेहरू कमीशन बना, जिस कमीशन ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान ड्राफ्ट करने की कोशिश की। तो संविधान का इतिहास इन रास्तों से गुजरा है। गांधी जी का जो असर रहा भारतीय मानस पर, भारतीय राजनीति पर, भारत की राजनीति के बारे में सोचने वालों पर, वो इतना गहरा था कि जब भी संविधान की कोई कल्पना की गई,
चाहे मोतीलाल नेहरू के ज़माने में की गई या संविधान सभा में की गई, तो उसका गांधी जी पर का असर उन चर्चाओं पर बहुत ज़्यादा रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गांधी भारत का जो संविधान बना है उसका जो एक चैप्टर है जिसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जी, वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो गांधी जी के ही विचारों के हिसाब से ढाले गए हैं। बहुत खूब। तो इसलिए कहूँगा कि बहुत बड़ा असर है भारत के संविधान पर। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी है जिसको भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे गए उसकी आखिरी लाइन में लिख दिया गया कि राज्य ये सब करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकेगा तो आप उसको किसी भी अदालत में खड़ा नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि सारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे जिन पर गांधी जी का काफ़ी असर था, उन सब को प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया। तो संविधान एक चीज़ हो गई और संविधान की जो कल्पना है वो एक चीज़ हो गई। वो विरोधाभास हम लोग आज भी झेल रहे हैं। इसलिए लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं उसके अंदर तमाम वो बातें शामिल की गई। मुखर्जी सर, जिस तरीके से बात सामने आई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये तमाम चीज़ें ली गई, उसके अलावा पंचायतों को जो अधिकार की बात होती है, पंचायतों को जो मजबूत करने की बात की गई है संविधान में, क्या यही तब तमाम चीज़ें चाहते थे गांधी जी के, पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और बाइख्तियार बनाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए? देखिए, जब संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ और गांधी जी के लोग सारे उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे हम जानते हैं जो 4 लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा इसमें। राजेंद्र प्रसाद वो चेयरमैन थे, नेहरू, पटेल, आज़ाद, जो ऑस्टिन बोलते हैं ऑलिगार्की ऑफ 4, और अंबेडकर का रोल तो हमें पता ही है। और इस तरह तब पर गांधी जी ने एक ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का प्लान दिया था, वो श्रीमद नारायण उनकी थी, और उसमें उन्होंने देखिए हमारी जो संसदीय लोकतंत्र है इसको उन्होंने नहीं माना था। जैसे आपने पंचायत का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था ग्रामीण भारत का पंचायत से शुरू करके हम ऊपर तक जाएंगे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कहा था, जैसे राजनीतिक दल कांग्रेस होना ही नहीं चाहिए, इसको एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए, और एक जो पूरा जो वोटिंग राइट वो भी इनडायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें गांधी जी ने कहा था। पर अब सवाल आता है, जो ऑल्टरनेटिव जो संविधान का जो ढांचा था वो गांधी जी ने क्यों बनाया, और अब हमारी जो संसदीय बना है लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें गांधी जी का क्या क्या असर है। पहला चीज़ देखिए, गांधी जी का एक पूरा जीवन में एक हर वक्त उन्होंने नई सोच के वो दिशा में रहते थे, और जब संविधान की बात हुई तब भी उन्होंने सोचा कि हम अपना परंपरा देख के, भारत देश को अच्छी तरह जान के, जैसे इन्होंने अभी हिंद स्वराज का जिक्र किया, इसी तरह एक दूसरा संविधान का ढांचा भी हम बनाए। पर इसको मैं कहूँगा जो पूरा जो अटेम्प्ट था वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि वी ऑल नो गांधी जी का जो असैसिनेशन हो गया, और जो एक लास्ट टेस्टामेंट जो बोलते हैं वो गांधी जी का जिस दिन असैसिनेशन, तो उसी दिन सुबह उन्होंने पूरा बात की थी, जैसे कांग्रेस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए एंड ऑल दैट। तो उसको हम अभी ना लेके अब देखें जो गांधी जी का जो पूरा प्रोग्राम क्या था, कब से शुरू हुआ, और इसको हम कैसे देख सकते हैं जी। एक तो देखिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इन्होंने जो कहा साइमन कमीशन को जब हमने निकाल दिया उसके बाद हुआ। उसके बाद पूर्ण स्वराज का बात आई 1929, 30-31 कराची में फंडामेंटल राइट्स की बात आई, और कांग्रेस ने ये मान लिया एक तरह से जब हम स्वाधीन होंगे तो हमारा जो पूरा संविधान होगा, हमारा देश होगा, इस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी होगा। पर वो डेमोक्रेसी किस तरह का होगा उसके लिए बहुत चर्चा हुई। बट हम 40 के दशक में जब आते हैं, देखते हैं हम एक के बाद एक ये चर्चा हो रही है। राजा जी 1939 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, और उसमें हम देखते हैं जो मुस्लिम लीग ने उसे मना कर दिया, और इंक्रीजिंग रोल तब ये हो रहा था, क्रिप्स मिशन आया, एक तरफ अंग्रेज लोग थे,
एक तरफ मुस्लिम लीग था, तीसरा तरफ कांग्रेस था। इसके साथ ही बहुत लोग थे, जैसे श्रीनिवास शास्त्री थे, इंडियन लिबरल, सप्रू जी थे। सप्रू जी का भी एक संविधान का पूरा नक्शा 45 में आया। इस तरह का पूरा चर्चा चली रही थी। और जब हम देखते हैं जो ये करीबन तय हो गया कि हमारा संसदीय लोकतंत्र चलेगा और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में गांधी जी का जिक्र काफ़ी हुआ। फिर भी हम देखते हैं जो गांधी जी का काफ़ी जो बिलीफ स्ट्रक्चर था जी, वो संविधान में नहीं लिया गया। जैसे ये बोल रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनकी एक लीगल सैंक्टिटी नहीं किया गया। क्योंकि देखिए एक जो चीज़ होती है ना जी, गांधी जी अपने आप को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते थे। जी। बोलते थे भाई मैं वही करना चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन सर वो गांधी जी कहते थे कि सब शामिल हों, जिस तरह वो आज़ादी की लड़ाई में सबको शामिल किया उन्होंने, और वो वैसे ही चाहते थे कि एक ऐसा देश जिसके अंदर सब हुकूमत में शामिल हों, इंक्लूसिव सबको करना चाहते थे। और संविधान के लिए भी उनका ये कहना था कि भारत के लोग ही संविधान बनाएं, और हमारे संविधान का पहला लफ्ज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रशांत सर, लगता है आपको कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं दर्शाता है गांधी जी की उस सोच को, उस नज़रिए को, कि जिसके अंदर वो सबको शामिल करके एक देश चाहते हैं? मैं आपसे कहा ही मैंने कि गांधी जी की जो सोच थी उसकी गहरी छाप है भारत के संविधान पर। और उस समय की कोई भी सोच और कोई भी आपस की जो विमर्श होता है वो ऐसा नहीं हो सकता था जो गांधी जी की छाप से दूर हटे। इतना बड़ा उनका असर था देश पर। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा कि जब गांधी जब संविधान लागू हुआ तब गांधी जी तो थे नहीं, लेकिन जब संविधान बन रहा था तो गांधी जी थे। उनके सामने ही संविधान सभा की बैठकें हुई, लेकिन गांधी जी संविधान सभा में नहीं हैं। और इतिहास अगर आप उल्टेंगे तो कहीं भी आपको पता नहीं, ये रेफरेंस नहीं मिलेगा कि संविधान सभा की किसी भी बात के बारे में गांधी जी कोई राय कहते हैं। जैसे संविधान सभा में क्या हो रहा है इससे उनका लेना देना ही नहीं है। संविधान सभा के लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ फिक्र हो तो अलग बात है, गांधी जी को इसकी फिक्र नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। और इसकी फिक्र संविधान सभा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि जो कुछ भी हम बना रहे हैं, अगर इस आदमी को बहुत वो जमा नहीं और इसने उसके खिलाफ कोई बात कह दी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो किसी ने पूछा संविधान बनने के बाद गांधी जी से कि भाई क्या हुआ, आपने तो कुछ इस विषय में बात ही नहीं कही। तो उन्होंने हंस के कहा कि देखो बात ऐसी है कि ये लोग इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि देश चलेगा कैसे, और मैं इस फिक्र में हूँ कि देश बनेगा कैसे। बन जाए तो चलाने की बात सोचें, अभी तो देश बना भी नहीं है। ये जो नज़रिया है ये दोनों के बीच के फ़र्क को दिखाता है। जिनको सरकार चलाना है वो चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसकी लगाम अपने हाथ में हो, और जिसको समाज बनाना है वो चाहता है कि समाज एक ऐसा बने जिसमें से कोई नई व्यवस्था खड़ी की जा सके। इस फ़र्क को आप हमेशा अगर ध्यान में रखेंगे तो भारतीय संविधान में वी द पीपल जो है वो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वी के हाथ में लगाम कभी है नहीं। लगाम तो उनके हाथ में है जिन्होंने अपने लिए संविधान को खड़ा किया है। ये एक विरोधाभास है। हम लोग जब ये कहते हैं कि पंचायती राज, तो गांधी जी ने तो पंचायत की चर्चा ही नहीं कभी की है। वो तो हमेशा गांव की चर्चा करते हैं, ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं। ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि संविधान विशेषज्ञ जो होता है वो क्रांतिकारी नहीं होता है। वो तो देखता है कि आज की व्यवस्था में से क्या क्या संभव है कर सकना, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, उसकी योजना बनाता है। तो जो भी संविधान सभा थी, राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष रहे, अंबेडकर साहब जिसके ड्राफ्ट्समैन थे, उन लोगों ने उन संभावनाओं को पकड़ने की कोशिश की जो उस समय संभव थी, और गांधी जी उन संभावनाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिससे भारत संभव बनता। ये दो फर्क हैं दोनों में। फिर भी हम इस बात का क्रेडिट देते हैं संविधान बनाने वालों को कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो देश जो सैकड़ों साल से गुलाम था वो आज़ाद पाई, और उसने एक आत्मविश्वास के साथ अपने देश को बनाना संभालना शुरू कर दिया। मुखर्जी सर, गांधी जी हमेशा वीकर सेक्शन को ऊपर लाना चाहते थे, और हमारे संविधान में कितना इस तबके को या जो अनटचेबल्स थे उनके साथ भी कितनी ईमानदारी बरतते हुए उनको शामिल करने की कोशिश की गई कि इनकी भी
तरक्की हमारी तरक्की के साथ ज़रूरी है, जिसको आज हुकूमत कहती है सबका साथ सबका विकास? देखिए, एक जो ऐतिहासिक सिचुएशन में गांधी जी में एक क्वालिटी था, बहुत बड़ा क्वालिटी, बहुत कम नेता में ये होती है। वो जब देखते हैं जो ज़्यादातर लोग उनकी राय नहीं मान रहा है, वो चुप हो जाते थे। 1945 अक्टूबर में करस्पॉन्डेंस हुआ जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में। जैसे हम सभी जानते हैं, उन्होंने सक्सेसर नेहरू को चुना था, और मेरे विचार में उस देश में जो हालत था, मुझे लगता है जो गांधी जी ने सोच समझ के ठीक ही किया था, और पटेल ने भी इसको पूरा साथ दिया था। राजमोहन गांधी कहते हैं फाइनेस्ट आवर ऑफ पटेल, बहुत मूविंग चैप्टर है। तो तब करीबन गांधी जी को पता चल गया था जो कांग्रेस में जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो नेहरू के साथ हैं, गांधी जी के साथ नहीं है। तो इसीलिए संविधान बनाने के समय उन्होंने अपना जो मत था वो तो अलग उन्होंने दे दिया, फिर मैदान उन्होंने छोड़ दिया था कि ये लोग जो तय करते हैं वो भी सोच समझ के करेंगे, और उसके अनुसार जो जब आप पाश्चात्य राजनीति का लोकतंत्र अपना लिया, संसदीय लोकतंत्र, वो गांधी जी का जो सपना था उससे काफ़ी दूर में था। फिर भी मैं कहूँगा कि जो जैसे अभी बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बाद में पंचायती राज अमेंडमेंट भी हुआ जी। तो संसदीय लोकतंत्र चलाने के लिए, और उस समय में एक तो देखेंगे जो पूरा दुनिया भर, जैसे अंबेडकर जी बोलते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा मत था, और वही उन्होंने अपनाया अच्छी तरह। उन्होंने ये भी बताया हमने कम्युनिस्ट का जिक्र क्यों नहीं किया, हम लोगों ने सोशलिस्ट की बात क्यों नहीं मानी, वो सारा अंबेडकर में है। और वो ये भी तय करते हैं कि हम किस दिशा में किस तरह इस संविधान को बनाया। तो सबसे बड़ी बात जो आती है हमारे संविधान में, एक कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट था। इसमें मोर और लेस सबका जो ओपिनियन था जी, वो सारा उसमें आ गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गांधी जी जिक्र किया, पर मेन आइडिया आयरलैंड से आया था। तो ये सारा सोच समझ के, जैसे अंबेडकर जी ने बनाया जो हमारा संविधान है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने सोच समझ के एक ऐसा संविधान बनाया जो देश के लिए अच्छा काम कर सके और इसको आगे बढ़ाए। और हम आगे बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी आगे आ चुके हैं। और जिस तरह आज भी हुकूमत कोशिश कर रही है एमएसएमई के ज़रिए कि मीडियम और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, गांधी जी भी कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसका असर कितना हमें संविधान में दिखा और कितना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में नज़र आया आगे चल करके? प्रशांत सर। उतना ही नज़र आता है जितना गांधी जी को हम संविधान में पाते हैं। तो गांधी जी की एक छायासी संविधान में है, वैसे ही एक छायासी इन कानूनों में भी कुटीर उद्योग और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। दरअसल में सवाल स्मॉल और बिग का नहीं है, सवाल यह है कि तुम्हारी योजना में प्राथमिकता किसकी है। तो हमारी योजनाओं में प्राथमिकता बड़े इंडस्ट्रीज़ की है। बड़ी इंडस्ट्रीज से जो कुछ बच जाता है वो छोटी इंडस्ट्री के पास जाता होगा, नीचे कितना पहुंचता है वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। इसीलिए मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि भारत के बारे में एक अलग तरह की कल्पना गांधी जी के मन में है। ये बाहर से कोई प्लांटेशन करने की बात नहीं है, एक नए तरह देश को ऑर्गेनिक रूप से बढ़ाने की बात है। और हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उनके सामने इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है। उनकी तस्वीर है यहाँ से आयरलैंड से लेकर और अमेरिका तक और इंग्लैंड तक सबके संविधानों में से कुछ चीज़ें निकाल करके एक कंसेंसस बनाना। तो कंसेंसस हमेशा डाइल्यूट ही होता है, वो कभी भी पक्का और खरा नहीं होता है। तो हमारे संविधान की भी वो मर्यादा रही है। लेकिन जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक देश को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, एक कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने शुरू में आपसे कहा, जो हमेशा साथ चले, संग चले, वो संविधान। जो जहाँ दिक्कत हो तो संविधान छोड़ दिया और जहाँ सुविधा हुई वहाँ संविधान ले लिया, वो वाली दिक्कत तो बनी हुई है, वो भी बनी हुई है। लेकिन मुखर्जी सर, अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हैं। एक छोटा सा मैं रिएक्शन चाहूँगा। अब
आने वाले वक्त में इस 21वीं सदी में गांधी जी की ज़रूरत कितनी प्रासंगिक लगती है आपको, और कितनी दुनिया के लिए आज गांधी जी के विचारों की ज़रूरत बढ़ गई है? देखिए, जो महापुरुष होते हैं, वो जो लोग कहते हैं उनका जो काम होता था, उसका जिक्र तो हर वक्त होता रहेगा। और गांधी जी का तो एक सबसे पहला जो बड़ी बात थी, उन्होंने कहा माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो मैं जो ज़िंदगी मैंने जिसे अपनाया, जिस तरह मैं लोगों के लिए काम किया, उससे आप सीखिएगा। मैं जो कुछ लिखा हूँ और बाकी चीज़ किया हूँ, उसके ऊपर जिक्र आप मत कीजिएगा। और गांधी जी का जीवन आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे जो लगती है, जो उनका जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी था, जो हिंदुस्तान का जो पूरा आपका चेतना बदल दिया, मैप बदल दिया। एक चीज़ मैंने आपको कहूँगा जो काफ़ी लोग ये जिक्र नहीं करते, जो उन्होंने अंग्रेज़ों का मैप कभी नहीं माना, लिंग्विस्टिक्स मैप उन्होंने माना। उन्होंने भाषा में कहा हिंदुस्तानी होना चाहिए। ये बात है कि काफ़ी चीज़ें हम लोग उनको अपना नहीं सके, पर आइडियाज़ तो एक अपना रोल होता है ना। वो रोल प्ले करते थे, प्ले कर रहे हैं और प्ले करते रहेंगे। कीन्स ने जैसे बताया, आइडिया का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक हम जीवित रहेंगे, सभ्यता जीवित रहेगी, गांधी जी का रेफरेंस पॉइंट तो कोई नाकार नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रशांत सर, आपसे भी एक स्मॉल रिएक्शन चाहूँगा। आज नौजवान, आज यूथ, डिजिटल इंडिया और एक तरफ गांधी, कितनी आज के यूथ को कितनी ज़रूरत है गांधी जी के विचारों को समझने की और उन्हें आगे बढ़ाने की? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर कोई पूछे कि जीने के लिए सांस लेने की कितनी ज़रूरत है, तो इसका जवाब इतना ही है कि सांस बंद करके देख लो। उसी तरह से गांधी जी का साथ और मनुष्य का रिश्ता है कि जब तक समाज और दुनिया स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है, तब तक गांधी जी की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता अभी दुनिया के हाथ में आया नहीं है। और जब आइन के साथ हम बात करते हैं, संविधान के साथ बात करते हैं, अभी वो कौन कौन सी ऐसे विचार हैं या वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको शामिल करना, प्रशांत जी, आपको ज़रूरी नज़र आता है कि ये चीज़ें अभी और इंक्लूड होनी बहुत ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है लोगों की सहभागिता। निर्णय की जगह पर जहाँ फैसले लेते हैं, वहाँ लोगों की सहभागिता है या नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है इंक्लूसिवनेस। नहीं तो उससे पहले भी बड़े बड़े शासक हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं थी। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सहभागिता होना। ये तत्व जितना ज़्यादा हम बढ़ा पाएंगे, उतने ज़्यादा हम संविधान की स्पिरिट के नज़दीक जा पाएंगे। और गांधी जी के विचार थे, उन तक हम पहुंच पाएंगे और उनको साकार कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करके। यही आज की इस पेशकश का विचार था कि गांधी जी का असर ना सिर्फ हिंदुस्तान पर, हमारे निज़ाम पर, हमारी सियासत पर, हमारे आइन पर हमेशा था, है और रहेगा। अब ज़रूरत है कि आज का यूथ, आज का नौजवान उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह लेकर के आए। उसके लिए ज़रूरत है उन नज़रियात को पढ़ने की, उन्हें अपने साथ जोड़ने की और उन पर चलने की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का कि आपने आज की इस पेशकश में अपने विचार पेश किए, और हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी आज की इस पेशकश से बहुत सेर हासिल, जो गुफ्तगू हुई उससे बहुत फैज़ हासिल किया होगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। आज की इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।